हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस, आप ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये क्वेश्चन है ऑल इंडिया 2016 में आया हुआ, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन पूरा 3 हिस्सों में बटा हुआ है, यानी एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो सबसे पहला हिस्सा है डिफाइन द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को डिफाइन कीजिए। तो आप समझेंगे इस फिगर के माध्यम से। देखिए, अगर ये एक पूरा एटम है तो एटम के बीच में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में होते हैं पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल। ठीक, तो न्यूट्रॉन जो होते हैं वो तो न्यूट्रल होते हैं, उनको तो चार्ज में हम गिनेंगे नहीं, पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट लेकिन दिखेगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा होगा। अगर आप यहाँ से अल्फा पार्टिकल ये इस पर बॉम्बार्ड कीजिए, मान लीजिए कि ये गोल्ड फॉइल है। ठीक, गोल्ड फॉइल है तो वो उसका जो न्यूक्लियस एकदम बीच में है, आप यहाँ से अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट कीजिए। तो कुछ देर के लिए मानिए कि एक अल्फा पार्टिकल हमने यहाँ से क्या किया है, फेंका है। अल्फा पार्टिकल का साइन आप याद रखिएगा कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव नेचर का होता है। तो जब ये पॉजिटिव नेचर यहाँ तक जाएगा तो इसके न्यूक्लियस में रहने वाले पॉजिटिव नेचर और अल्फा पार्टिकल का पॉजिटिव नेचर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए, तो दोनों में क्या होगा, दोनों में रिपल्सन होगा। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होगा, है ना। तो या फिर आप इसी को बोल सकते हैं कोलम्बियन रिपल्सन, है ना। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज ऑफ अल्फा, मतलब अल्फा गया जो कि पॉजिटिव नेचर का है, और पॉजिटिव चार्ज जो कि न्यूक्लियस में रखा गया है, वो उन दोनों की वजह से क्या होगा, रिपल्सन होगा। जब अल्फा पार्टिकल यहाँ पे गया तो जाते वक्त यहाँ पर मोमेंट्री कुछ समय के लिए अल्फा पार्टिकल रुक जाता है। ठीक, और फिर ये 180 डिग्री यानी अपने ही पाथ को फिर से रीट्रेस करता है 180 डिग्री पर। ठीक, और वापस आ जाता है। तो न्यूक्लियस से जितने दूर, मानते हैं कि r डिस्टेंस पर, न्यूक्लियस से जितने दूर से ये वापस चला गया ना, उतनी ही दूरी और न्यूक्लियस के बीच की दूरी को हम लोग द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, है ना। अब जो लिखा गया है इसको आपको एक बार समझा भी दिया जा रहा है कि अगर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया जा रहा है जो पॉजिटिव न्यूक्लियस अगर उसके ऊपर, ऐसे में जो अल्फा पार्टिकल है वो एक्सपीरियंस करेगा कोलम्बियन रिपल्सन को, यानी दूसरी ओर धक्का देगा उसको कि वापस जाओ, न्यूक्लियस में नहीं आना है ना। तो कोलम्बिक रिपल्सन वो फील करता है, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, किसकी काइनेटिक एनर्जी? अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी, अभी मूवमेंट कर रहा था तो काइनेटिक एनर्जी था, यहां पर आकर के वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में कैसे? तो यहां पर देखिए, एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। तो रिपल्सिव फोर्स की वजह से कुछ एनर्जी आएगी, क्योंकि कहीं पर भी फोर्स हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट होगा तो एनर्जी भी आएगी क्योंकि वर्क हो गया। तो अब यहां पर जो एनर्जी आ रही है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आ रही है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो क्या कहा गया है कि वो जो इसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी है, ये देखा जाता है कि लास्ट में जाकर के इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और कुछ डिस्टेंस न्यूक्लियस से पहले ही ये क्या कर लेता है, रुकता है कुछ सेकंड के लिए, कुछ मोमेंट के लिए, और वापस में वो अपने पास क्या कर लेता है, रिट्रेस कर लेता है, यानी वापस आ जाता है। कितने एंगल पर? 180 डिग्री पर। तो जो न्यूक्लियस और जहां से वापस हुआ है उसके बीच का जो डिस्टेंस है, यानी आर जिसको हमने डिनोट किए हैं, वही होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये भी आपको बता दिया है कि ये जो R होता है ये इंटायर काइनेटिक एनर्जी, यानी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की किसमें चेंज हो जाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा देखिए, कहा गया कि अगर अल्फा पार्टिकल जिसका काइनेटिक एनर्जी K है उसको बॉम्बार्ड किया जा रहा है, किस पर बॉम्बार्ड किया जा रहा है? तो एक पतले से गोल्ड फॉइल पर। ठीक, जिसका क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है? स्मॉल r है। ठीक, तो सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? तो वही K की वैल्यू यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर उसके बाद से अब जो अल्फा पार्टिकल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, और किसके साथ में ये जाके टकराएगा? गोल्ड के न्यूक्लियस के साथ के जो पॉजिटिव है उनकी ओर जाएगा, उन्हीं से रिपल्सन हो रहा है। तो अब गोल्ड का जो भी एटॉमिक नंबर हो, तो हम मान लेते हैं कि गोल्ड का एटॉमिक नंबर क्या है? Z है ना। अब जितने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होते हैं उतने ही प्रोटॉन पर भी चार्ज होते हैं, इसलिए यहाँ पर भी हम क्या दिखा देंगे? E ही दिखा देंगे अपॉन जो जितने r डिस्टेंस पर इन दोनों के बीच में रिपल्सन हो रहा है, तो r ये वैल्यू होती है काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन तो ये कहा कि आपका जो R लेना है ये क्लोजेस्ट अप्रोच लेना है, हमने R ले लिया है क्लोजेस्ट अप्रोच, बाकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल ली है। कहा है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच तब क्या होगा जब अल्फा पार्टिकल के द्वारा जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो डबल हो जाए। ठीक, तो अब ये क्या करना है? 2 के कर लेना है। तो मान लें कि इफ अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बी आर नॉट, मान लीजिए कि जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है आर नॉट हो जाए, तो हम मानेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डबल हो जाएगी। तो तब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 2K। फॉर्मूला वही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। किसके किसके बीच में हो रहा है? तो 2 इलेक्ट्रॉन, किसका 2 इलेक्ट्रॉन? अल्फा पार्टिकल का। और किससे जाकर के टकरा रहा है? अभी भी गोल्ड के एटॉमिक नंबर और उसमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ही प्रोटॉन के बराबर होते हैं। और लेकिन अब क्या चेंज हो गया है? यहाँ पर द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच R था, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हमने क्या मान लिया है? R नॉट मान लिया है, तो यहाँ पर R नॉट हो जाएगा। इस इक्वेशन को आप 1 मान लीजिए, इस इक्वेशन को आप क्या मान लीजिए? 2 मान लीजिए, और लिख लीजिए डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, फिर इक्वेशन 1/2। तो अब आप इसको लिखिए K, इसको लेके आइए नीचे अपॉन 2K इज इक्वल टू, इसको लेके आइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
2E इंटू ZE बाई आर, किससे डिवाइड करना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2E इंटू ZE बाई आर नॉट। देखिए ये पूरा पार्ट ही कट गया, ये के से के ही कट गया। ये आप अगर इसको सॉल्व करें तो वैसे तो आप चाहें तो इससे इसको काट सकते हैं, ये रेसिप्रोकल होकर के ऊपर चला जाएगा और इधर क्या बचा हुआ है 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू आर नॉट ऊपर हो गया और नीचे हो गया आर। ठीक है, तो आर नॉट की वैल्यू चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, आप इसको इस तरफ लेते आइए तो r/2 इज इक्वल टू आर नॉट, है ना, r/2 इज इक्वल टू आर नॉट। यानी जो पहले द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच था, अगर उसको यानी पहले r था, अगर उसको आधा कर दें तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी यानी 2 गुना हो जाएगी। ठीक, तो ये आपका हो गया दूसरा पॉइंट, यानी इस क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा। अब इस क्वेश्चन के हम लोग चलते हैं तीसरे हिस्से पे, यानी राइट 2 इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो इसके लिए हमें इरेज करना पड़ेगा, इरेज करके फिर उसका भी नोट्स आपको हम प्रोवाइड करा देते हैं और समझा देते हैं। ठीक है, तो गाइस अब ये जो इसका तीसरा हिस्सा था वो था कि आप लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल बताइए। तो सबसे पहला आप इसको शॉर्टली लिख सकते हैं, रदरफोर्ड्स मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। कैसे इन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं एक्सप्लेन कर पाया उसको हम अभी एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन अगर इसका इतने का नोट्स अगर आपको चाहिए तो आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चाहेंगे तो कॉपी कर सकते हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले समझिए कि रदरफोर्ड किस तरीके से स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो रदरफोर्ड का ये कहना था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप अगर देखिए तो इन्होंने ऑर्बिट के बारे में तो बताया नहीं था, तो इलेक्ट्रॉन यानी कि क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं। इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स चारों ओर न्यूक्लियस के घूम रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी को रेडिएट करेंगे और एनर्जी रेडिएट करने की वजह से उनके जो रेडियाई होगा उनमें कमी आएगी और वो एक स्पाइरल की तरह बनते जाएंगे। आप देखिए इस तरीके से पहले ये पूरा ऐसे घूमे, फिर कम हो गए, फिर और एनर्जी कम हो गई, फिर और एनर्जी कम हो गई, फिर और अंततः वो किससे मिल जाएंगे, न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाएंगे। ठीक, लेकिन ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। ठीक है, तो इनके नियम के अनुसार रदरफोर्ड में ये गलती थी, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं। तो चारों ओर घूमते हैं भाई, तो अगर इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी क्या कहती है कि अगर कोई भी चीज अगर घूम रही है, लगातार मूवमेंट कर रही है, एक्सेलरेशन में है, तो वो अपनी एनर्जी रेडिएट करेगी और जब एनर्जी रेडिएट करेगी तो इसका एनर्जी लॉस होगा, एनर्जी लॉस होगा तो इसका रेडियाई घटेगा, रेडियाई घटेगा तो एक समय में ये जाकर के न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा, न्यूक्लियस में मिल जाएगा। ठीक, जो कि ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो सारे ही इलेक्ट्रॉन बाद में जाकर के न्यूक्लियस से मिल जाते, तो कोई एटम ही एग्जिस्ट ना करता। इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ एटम पर ये एक्सप्लेनेशन अपनी नहीं दे पाते। दूसरा कि अगर ये पाथ इस तरीके से बना रहा है, स्पाइरल पाथ बना रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले दो चीजें बदलेंगी, एक एंगुलर वेलोसिटी बदलेगा और दूसरा फ्रीक्वेंसी बदलेगा। एंगुलर वेलोसिटी आप देख रहे होंगे, ठीक, और फ्रीक्वेंसी कैसे बदलेगा, क्योंकि जब पहले ये लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ता था तो एक रिवोल्यूशन मान लीजिए कुछ समय में लिया, मान लीजिए एक रिवोल्यूशन 5 सेकंड में लिया, कुछ एक एग्जांपल बता रहे हैं आपको बस, है ना। अब क्योंकि डिस्टेंस अगला छोटा लेना है तो वही 5 सेकंड में ये 2 बार घूम सकता है। ठीक, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, चेंज हो जा रही है। तो यहां से आपको यह समझना है कि अगर आप यहां पर देखेंगे कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में इसके जो एंगुलर वेलोसिटी है उसमें बदलाव आएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी में बदलाव आएगा और इन दोनों की वजह से, याद रखिएगा, इन दोनों की वजह से कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, जो कि रियल में पॉसिबल नहीं होता है। ठीक, और इसलिए जो लाइन एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय रदरफोर्ड मॉडल। हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रल लाइन होता है ये कभी भी रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं किए थे। अब आप कहेंगे कि ये क्या होता है लाइन एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम, तो ये आप एटम्स में ही पढ़ चुके हैं, स्पेक्ट्रल लाइन बनाना, है ना। ये रदरफोर्ड इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिए थे, है ना। तो उम्मीद है गाइस कि आपको लिमिटेशन भी समझ में आ गया होगा। इसके नोट्स वैसे मैं पूरा ही नोट्स ट्राई करूंगा कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, ठीक है, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इसके सॉल्यूशन समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक करना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। बहुत धन्यवाद।